Hello, students, and welcome to Green Plus Institute of Paramedical Sciences. I am Dr. Maninder Kaur, and today we're going to talk of active movement. अभी ये हमारा थर्ड लेक्चर है on the series of lecture on range of motion exercises. हमने पहले पढ़ा है about consideration in range of motion exercises, then passive movement पढ़ लिया हमने. आज हम पढ़ने जा रहे हैं about active movement. So, what do we understand by active movement? Now, active movement are characterized by voluntary contraction of the muscles initiated by the patient without external aid. वॉलंटरी मतलब खुद से, ठीक है, खुद से जो मसल कंट्रैक्ट कर रहा है पेशेंट, वो अपने एफर्ट से कर रहा है बिना किसी एक्सटर्नल एड से. Now, this form of movement entails a full range of motion of a body part achieved through active engagement of the muscles that traverse the joint. तो ये मूवमेंट बेसिकली सिंपल भाषा में समझने के लिए जो पेशेंट खुद से मूवमेंट कर रहा है, 100% खुद से हो सकता है या पार्शियली खुद से हो सकता है जब हम असिस्टेड की बात करते हैं. ठीक है. नाउ, what type of movements come under active movement? पहली चीज इज फ्री एक्सरसाइज, जो हमें पता है. दीज एक्सरसाइजेज आर एग्जीक्यूटेड बाय द पेशेंट इंडिपेंडेंटली, जो 100% पेशेंट खुद से कर रहा है. पेशेंट इनिशिएट्स एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट और गाइडेंस. जैसे कि हम किसी को बोल रहे हैं कि आर्म के सर्कल्स बनाओ, है ना, लेग रेजेस करो, नेक स्ट्रेचेस करो, ठीक है. तो ये सब जो है ये एक्टिव मूवमेंट्स में आ जाते हैं, फ्री एक्सरसाइजेस में आ जाते हैं. फिर आ जाता है असिस्टेड एक्सरसाइजेस. असिस्टेड क्या होता है? दीज एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व द वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द एड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस टू सपोर्ट या गाइड द मोशन. मतलब कि कोई एक्सटर्नली थोड़ा सा हेल्प कर रहा है साथ में उस मोशन को गाइड करने को या सपोर्ट करने को. ठीक है. नाउ द पेशेंट बेसिकली इनिशिएटिव लेता है, पेशेंट खुद से इनिशिएट करता है मूवमेंट को, लेकिन बीच में रिसीव करता है असिस्टेंस, या थेरेपिस्ट की हो सकती है, फिजियोथेरेपिस्ट की हो सकती है, इक्विपमेंट हो सकता है कोई, या कोई और पर्सन हो सकता है, पेशेंट का खुद का दूसरा बॉडी पार्ट हो सकता है जिससे वो असिस्ट कर रहा है उस पार्ट को. ठीक है. ना असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड क्यों देनी है हमने, हमको ये देना होता है ताकि देर इज टू फैसिलिटेट प्रॉपर मूवमेंट पर पैटर्न्स एंड टू इम्प्रूव द रेंज ऑफ मोशन अलॉन्ग विद रिड्यूसिंग पेन. ठीक है. एग्जाम्पल्स क्या होता है? जैसे पैसिव शोल्डर अबडक्शन, जो हम बोलते हैं ओवरहेड अबडक्शन स्पेशली जो होती है ना, तो वो पैसिव शोल्डर अबडक्शन होगी विद द थेरेपिस्ट सपोर्ट. जैसे पेशेंट बोलता है मैं इधर तक तो मूव कर लेता हूँ, इसके आगे नहीं होता, फिर इसके आगे थेरेपिस्ट खुद हेल्प करके उसको मूव कराता है, दैट वे. फिर लेग प्रेस मशीन जो हमने जिम्स वगैरह में देखा होगा, विद एडजस्टेबल रेजिस्टेंस एंड असिस्टेड सिट टू स्टैंड यूजिंग पैरेलल बार्स. जो बार्स लगे होते हैं उसमें पकड़ के आप पेशेंट उठता है उसको. ठीक है. सो दैट इज असिस्टेड मूवमेंट, बट इट इज एन एक्टिव मूवमेंट. पेशेंट खुद से कर रहा है लेकिन साथ में हेल्प ले रहा है. ठीक है. देन देर आर असिस्टेड एंड रेजिस्टेड एक्सरसाइज. ये कंबाइन करता है दो एलिमेंट को, असिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस, दो चीजों को. ठीक है. इट इन्वॉल्व्स द वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शंस दैट आर प्रोड्यूस्ड विद एक्सटर्नल असिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस साइमल्टेनियसली. The subject is responsible for initiating and controlling the movement while receiving both assistance and resistance from the therapist या equipment या person जो भी है. ठीक है. असिस्टेंस कैसे होगा? वो फैसिलिटेट करेगा मूवमेंट को. रेजिस्टेंस क्या करेगा? चैलेंज करेगा उस मसल की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कह रहे हैं लेग प्रेस करना है, जब आप उसमें लेग प्रेस में साथ में रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, ठीक है, या फिर पार्टनर असिस्टेड स्क्वाट्स करते हैं, तो उसमें अगर आप वो रेजिस्टेंस देता है, रेजिस्टेंट बैंड के साथ आप कर रहे हो, तो फिर इट इज गोइंग टू ऑल्सो गिव रेजिस्टेंस. या वॉकिंग विद अ रेजिस्टेंस स्लेड, ठीक है, उससे क्या होगा? सी व्हाई वी वांट असिस्टेड रेजिस्ट. assisted is, this is a range of motion that we have. पहले पैसिव मूवमेंट्स होती हैं, पैसिव मूवमेंट करने लगेगा तो आप असिस्टेड एक्टिव मूवमेंट कराओगे. जब असिस्टेड एक्टिव मूवमेंट सही करने लगेगा तो फिर आप कंप्लीट एक्टिव मूवमेंट कराओगे, जिसको हम फ्री एक्सरसाइज कहते हैं, वो कराओगे. उसके बियॉन्ड अगर आप उस मसल को और स्ट्रेंथ करने देना चाहते हो तो आप असिस्टेड रेजिस्टेड मूवमेंट कराओगे, कि आप असिस्ट भी करोगे लेकिन साथ में रेजिस्ट भी करोगे. जैसे आप अगर जिम वगैरह जाते हो तो वहां पे आप देखोगे कि कई बारी कोई पुशअप्स हैं, कोई डंबल यूज है, या कोई वेट लिफ्टिंग है, तो उसमें कई बारी जो साथ में कोच होता है, गाइड होता है, ट्रेनर होता है आपका, वो हेल्प करता है, वो भी आपको साथ में हेल्प करता है टू लिफ्ट द वेट, बट ही इज गिविंग यू रेजिस्टेंस बट ही इज ऑल्सो असिस्टिंग यू इन इट. जब आप वो भी कंप्लीटली कर पाओगे तो सीधा सिर्फ रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस में आ जाओगे. ठीक है.
सी ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हम फिजियोथेरेपी की बात कर रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम में लेक्चर में बोला था कि डोंट ओनली थिंक अबाउट डिजीज एंड इंजरी, ऑल्सो थिंक अबाउट वेट ट्रेनिंग, ऑल्सो थिंक अबाउट ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन. रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ऑल्सो इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, रिहेबिलिटेशन सर्जरीज में, रिहेबिलिटेशन प्रोसेसेस में, एंड स्पेशली स्पोर्ट्स में जहां पे वो एंड्योरेंस बढ़ाना चाहते हैं, अपना मसल स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस ऑफ रेंज ऑफ मोशन इज व्हाट टेक्स प्लेस. ठीक है. फिर आ गया रेजिस्टेड एक्सरसाइज, जो मैंने आपको बताया. अभी रेजिस्टेड एक्सरसाइज क्या है? फोकसेस ऑन द वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. द मूवमेंट अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस कैन बी सप्लाइड बाय वेरियस थिंग्स. या वेट्स हो सकते हैं, रेजिस्टेंट बैंड हो सकता है, कोई मशीन हो सकता है, कोई अपैरेटस हो सकता है. इट इज इनिशिएटेड एंड रेगुलेटेड बाय द पेशेंट. मूवमेंट जो होगा वो पेशेंट इनिशिएट करेगा, रेगुलेट करेगा. ओवरलोडेड बाय अप्लाइंग रेजिस्टेंस टू इंड्यूस द स्ट्रेंथ गेन एंड मसल एंड्योरेंस. तो आप पेशेंट खुद से शुरू कर रहा है, खुद से मूवमेंट कर रहा है, लेकिन आप साथ में रेजिस्टेंस अवॉइड डाल रहे हो, जैसे वेट ऐड कर रहे हो, कोई चीज उठानी उसमें वेट ऐड हो रहा है साथ में, तो वो रेजिस्टेंस मिल रहा है पेशेंट को. उससे क्या हो रहा है? मसल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मसल एंड्योरेंस बढ़ रही है. ठीक है. देन एग्जाम्पल्स आर बाइसेप कर्ल्स यूजिंग डंबल्स. ठीक है. लेग एक्सटेंशंस यूजिंग रेजिस्टेंस मशीन्स एंड रेजिस्टेंट बैंड रोज. ठीक है. Now, the application of active range of motion exercises. Now, the desired motion is demonstrated. First of all, देखो हमने last passive में भी बात किया था कि passive movement is also needed during active movement. Why? क्योंकि आपको पहले range of motion समझनी है by passive range of motion technique. तो आपको normal limb में passive range of motion समझना है पहले. तो motion is performed by the patient themselves, where the therapist stands ready to provide assistance or guidance as necessary. The level of assistance should be minimal in active exercises, intervening only to ensure कि smooth और controlled movement हुए. Sorry, खुद करने के चक्कर में इंजरी ना हो जाए और गलत मूवमेंट ना हो जाए. Now, in case of weakness, support may be required at the beginning and the end of range of motion. देखो ये समझने की बात है कि सबसे ज्यादा टॉर्क जो होता है, सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस बॉडी देती है, वो स्टार्टिंग और एंड में देती है. ठीक है. मिडिल मूवमेंट जो होती है वो कंपेरेटिवली इजियर होती है. तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हो सकता है कि आपको सिर्फ स्टार्टिंग और एंड रेंज ऑफ मोशन में आपको असिस्ट करने की जरूरत पड़े. मिडिल जो ड्यूरेशन है वो जनरली पेशेंट खुद ही कर लेगा. ठीक है. And the active range of motion should be conducted within the available range of motion. Now, what are the principles? जैसे passive के principles थे, वैसे ही active के भी principles हैं. Active के principles क्या है? One is the level of assistance. अभी level of assistance will vary. Some people will require very little. Some people will require very much. Now, the strength of muscle tends to be weaker, जो मैंने पहले बताया. It is weaker in the beginning and the end of range. ठीक है. As compared to the middle range. So, more assistance is required at the beginning and the end of range of motion, and less assistance is required during the middle of the movement. Then the command, you have to have clear commands कि पेशेंट को क्या करना है. जितना क्लियर कमांड होगा उतना अच्छा एक्टिव पार्टिसिपेशन पेशेंट की तरफ से आएगा. ठीक है. सो बाय प्रोवाइडिंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस, द कमांड हेल्प्स द पेशेंट अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी डन एंड एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द ट्रीटमेंट प्रोसेस. देन कॉन्सेंट्रेशन. देखो स्पेशली एक्टिव मूवमेंट में कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट की तरफ से. उसका फोकस होना चाहिए उस मूवमेंट में. अगर फोकस हटेगा तो वो या तो मूवमेंट गलत कर देगा या तो इंजरी कर लेगा. सो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग असिस्टेड एक्सरसाइजेस, एज लैक ऑफ फोकस कैन लीड टू पैसिव मूवमेंट. ठीक है. स्पेशली इवन इवन असिस्टेड में अगर पेशेंट का फोकस नहीं होगा तो पेशेंट छोड़ देगा बीच में से और आप ही उसकी मूवमेंट कर रहे होगे, तो वो पैसिव मूवमेंट हो जाएगी. The therapist must ensure that the patient is fully engaged and attentive to the treatment in order to effectively perform the assisted exercise. Then the speed. Now, speed will impact the outcome. अगर स्पीड बढ़ाओगे तो वो पैसिव नेचर हो जाएगी अल्टीमेटली. वो इतनी फास्ट पेशेंट नहीं कर पाएगा. ठीक है. तो एक्टिव से पैसिव में होना शुरू हो जाएगा कि आप कर रहे हो. ठीक है. पेशेंट स्ट्रगल करता रहेगा उस मूवमेंट में. बहुत स्लो करोगे तो वो पेशेंट, उसमें भी मुश्किल आएगी, है ना. पेशेंट से वो भी शायद होए नहीं, क्योंकि वो स्टार्ट और एंड डिफिकल्ट लगेगा और बहुत स्लो में इफेक्ट भी शायद ना आवे. But yes, there has to be a basic speed with which you have to do. Therefore, it is important to find an appropriate speed that allows for controlled but effective execution of exercise. बहुत slow होगा तो वो effective नहीं होगा, है ना. Then repetition, improving joint range and muscle power. Though repeating the exercise is very important, it
कैन बी ग्रेजुअली एनहांस, जैसे अब हमने बोला था कि पैसिव में भी हम 10 से 15 रेपिटेशंस कर रहे हैं पर सेट या पर सेशन, तो आप 10 से 15 तो करते ही हो, धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हो। देखो नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं ना, एक्सरसाइज में भी क्या होता है, बोलते हैं कि 10 रेपिटेशंस का एक सेट करो, फिर बोलते हैं 10 रेपिटेशंस के 2 करो, फिर बोलते हैं 3 करो, फिर बोलते हैं 20 रेपिटेशंस के करने शुरू करो अभी। सो दे keep on increasing the number of repetitions, the number of sets or the number of repetitions. So that will increase the muscle strength ultimately. फिर आ जाता है टेक्निक। अब टेक्निक क्या है? सबसे पहले यू हैव टू रिमूव एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग दैट इज देयर, एनी बैंडेज, कोई ब्रेस लगी है या कोई बेडिंग है उस अफेक्टेड एरिया में से, कोई पैडिंग है, तो उसको निकालना पड़ेगा ताकि मूवमेंट जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो सके। Additionally, arrange draping in a suitable manner to enhance the patient's comfort. Obviously, you cannot just have the patient bare, है ना, नेकेड नहीं हो सकता, तो उसको उस हिसाब से आपको कवर भी करना है ताकि वो कंफर्टेबल रहे पेशेंट, वरना पेशेंट कंफर्टेबल नहीं रहेगा। Then the position of the patient in a position the patient in a comfortable manner to ensure proper alignment of the joint and stability of the body while facilitating movement within the available range of motion for the affected area. Adopt a posture that promotes optimal body mechanics to execute the intervention with accuracy. Okay. Then maintain a controlled grip around the joints to regulate movement. देखो, even if it is active exercise, आपकी grip सही होनी चाहिए। आप असिस्ट करो, हो सकता है आपको असिस्ट करने की जरूरत पड़ी, कितनी जरूरत पड़ रही है वो अलग बात है, बट आपकी ग्रिप करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। वरना क्या होएगा, जब पेशेंट छोड़ देगा तो आप पकड़ नहीं पाओगे, अगर आप भी लैक्स हो गए तो आपने उसको वहीं पे, फिर उसको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर द इंडिकेशंस? जो टोटली एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है, दैट इज द एबिलिटी टू वॉलंटरली एंगेज मसल्स, मोबिलाइज अ बॉडी सेगमेंट वेदर इंडिपेंडेंटली और विद असिस्टेंस। देन यू हैव एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन, जहाँ पे मसल वीकनेस होगा तो रेंडरिंग them incapable of achieving the desired range of motion, especially gravity के against। तो जो assisted active range of motion होती है, this provides controlled assistance to facilitate muscle function and promote gradual strength enhancement। फिर जहां पे आप चाहते हो कि आप ऑगमेंटेशन करना चाहते हो, मसल स्ट्रेंथ की बढ़ाना चाहते हो, मसल स्ट्रेंथ पावर बढ़ाना चाहते हो, एंड्योरेंस बढ़ाना चाहते हो, अलॉन्ग विद न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करना चाहते हो, तो उसमें आप एक्टिव एक्सरसाइजेस कराते हो। जब इमोबिलाइजेशन है फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें एक्टिव रेंज ऑफ मोशन करी जाती है। स्पेशली क्या होता है कि उस पर्टिकुलर ज्वाइंट वो भले इमोबिलाइज है, उसके आसपास के ज्वाइंट्स और आसपास के बॉडी पार्ट्स की आप एक्टिव मूवमेंट जब कराते हो तो उससे क्या होता है कि स्ट्रेंथ बढ़ती है आसपास के मसल्स की, तो दैट हेल्प्स टू सस्टेन दोज एरियाज। सो व्हाट हैपेंस इज दैट active range of motion will are executed on adjacent areas of the immobilized regions. This practice aims to sustain these areas close to their physiological state and primes them for subsequent activities. जैसे later on जब आप एम्बुलेशन कराओगे, जैसे हम बोलते हैं ना, कोई बेड में ही है तो भी आप उनके पैर हिलाते रहते हो, एक तो ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि वहां पे थ्रोम्बस बने, डीवीटी हुए, है ना, तो आप नहीं चाहते कि थ्रोम्बस बने बाद में एम्बोलिज्म हुई, तो वन रीजन इज दैट की जिसकी वजह से आप पैर हिलाते हो। दूसरा रीजन ये होता है कि आप उसकी मसल ट्रेनिंग कर रहे हो साथ साथ में, कि मसल ट्रेनिंग होती रहेगी तो जब वो एक्चुअल में उठ के चलेगा और एम्बुलेट करोगे आप उसको एड के साथ, सपोर्ट के साथ, तो वो उसको करने में उसे इजी लगेगा क्योंकि मसल स्ट्रेंथ होगी। Now, what are the goals? Goal is one is to maintain the flexibility and strength of muscle involved in the exercise routine. Offer feedback from the muscle being used during exercise. Okay. Help to protect the integrity of the bone and joint. Enhance circulation and reduce the chance of blood clotting, जो मैंने अभी बताया, जैसे क्लॉट नहीं होगा, डीवीटी नहीं होगा, तो आप उसकी एक्टिव मूवमेंट करवा सकते हो। Assist in developing coordination and motor skills needed for daily tasks. क्या प्रिकॉशन लेनी है हमको? One, you have to ensure that appropriate support for areas with compromised structural integrities है, जैसे कि जो हाइपरमोबाइल जॉइंट हुए या कोई फ्रैक्चर है रिसेंट साइड, कोई पैरालाइज लिम्ब है, तो उसको प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए इवन एक्टिव एक्सरसाइज में। Then move the segment through its pain-free range of motion to up to the point of tissue resistance. जहां तक रेजिस्टेंस आवे उधर तक आप इजीली करो। Perform the motion smoothly and rhythmically, aiming for 5 to 10 repetitions. The number of repetitions may vary based on the treatment objectives and the patient's individual conditions and the response to therapy. Now, what are the contraindications? Again, acute tear है, fracture है, नहीं करोगे। Profuse swelling है, fever है, redness है, मतलब inflamed है वो joint या वो area, तो नहीं करोगे। अगर immediately post MI है तो नहीं करोगे, because even a little bit of strain is going to compromise the patient's condition. If pain increases with movement, अगर पेन बढ़ जाता है, आप मूवमेंट कर रहे हो, करा रहे हो, एक्टिव मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन उससे पेन बढ़ जाती है, तो फिर आपने नहीं करनी है।
Now we come in short about the different exercises that I've been told you, है ना. तो free exercises क्या है, हमने बोला था, those are performed independently by the patient without external assistance or resistance except for the force of gravity. These exercises are useful to be provided as home-based programs, especially allowing patients to engage in them without relying on others. So this is something जो आप as a homework दे सकते हो patient को, कि भाई तुम्हारा ये घर में ये task है करने का, कि तुमको ये exercise करनी है. अब इसका पोटेंशियल डिसएडवांटेज से भी होता है कि हो सकता है कि पेशेंट सही तरह से नहीं करे या इररिलेवेंटली कर ले, ठीक है. तो इम्प्रॉपर या इररिलेवेंट मूवमेंट हो सकती है. तो प्रॉपर सुपरविजन एंड गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट. तो आपको एक बार उसको अच्छे से समझाना पड़ेगा कि उसको कैसे करनी है. बट आप अगर उसको अच्छे से समझा लेते हो तो इट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ होम एक्सरसाइजेस, स्पेशली होम थेरेपी, जो पेशेंट को दे सकते हैं फ्री एक्सरसाइजेस के रूप में. दो तरह के होते हैं, लोकलाइज बॉडी एक्सरसाइजेस एंड जनरल बॉडी एक्सरसाइजेस. लोकलाइज क्या होगा, वो स्पेसिफिक टारगेट जॉइंट को, जॉइंट्स को टारगेट करेगा या मसल ग्रुप्स को टारगेट करेगा एंड इंप्रूव द रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेंथ, पावर, एंड्योरेंस ऑफ दैट. एग्जांपल जैसे हम बोल रहे हैं कि एंकल एक्सरसाइज कराते हैं भाई, या नी के फ्लेक्सर की एक्सरसाइज करानी, इस तरह से. जनरल बॉडी एक्सरसाइज क्या होगा, दिस विल बेसिकली एम टू इंप्रूव द रेंज ऑफ मोशन मल्टीपल जॉइंट्स में एक साथ. तो उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी मल्टीपल जॉइंट्स में. जैसे कि आप कहते हो कि वॉकिंग करो जी, जॉगिंग करो, तो इसमें सिर्फ एक मसल यूज नहीं हो रहा है, एक जॉइंट यूज नहीं हो रहा है ना, मल्टीपल जॉइंट्स यूज हो रहे हैं, मल्टीपल मसल्स यूज हो रहे हैं. तो दैट इज अ जनरलाइज बॉडी एक्सरसाइज ऑफ फ्री फॉर्म में, ठीक है. फिर आ जाती है असिस्टेड एक्सरसाइज. असिस्टेड एक्सरसाइज में क्या है, इफ द मसल लैक्स sufficient strength or coordination to perform an activity, an external force is employed to compensate for the deficiency, है ना, कि वो खुद से पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है तो आप एक्सटर्नली फोर्स दे रहे हो, मशीन से, मैनुअल से, जैसे भी, बट दे रहे हो, है ना. Although the muscle may possess strength or endurance, it may still be inadequate for executing an activity or controlling an action. तो इसके दो टाइप हो सकते हैं जो मैंने बोला, या तो मैनुअल हो सकता है या मैकेनिकल हो सकता है. मैनुअल में क्या है, पेशेंट में यूज द ऑपोजिट एक्सट्रीमिटी टू एड इन परफॉर्मिंग द असिस्टेड एक्सरसाइज. जैसे कि पेशेंट में यूज द ऑपोजिट लेग टू इंक्रीज द नेक नी फ्लेक्शन while seated in a prone while in a seated or prone position, या they may use a hand to move the lower limb या opposite upper limb को move करने के लिए. This type of active assisted exercise is particularly beneficial again in home exercises, home programming में, as the patient is aware of their own. इसका क्या फायदा होता है कि खुद का पेशेंट को खुद पेशेंट हेल्प करे और करे, उसका ये फायदा होता है कि पेशेंट को पता है कि उसको कितनी पेन कहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी, तो वो उस हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है और उसको बढ़ा सकता है, ठीक है. एंड दिस इज जनरली पैसिव इन नेचर with the patient attempting to perform movement to the best of their ability, ठीक है. देन मैकेनिकल डिवाइसेस हो सकते हैं जो यही चीज असिस्ट करते हैं, जैसे कि सस्पेंशन थेरेपी हो गई, पुलीज हो गए, स्प्रिंग्स हो गए, ये सब असिस्टेड डिवाइसेस हो जाएंगे. फिर आ जाती है रेजिस्टेड डिवाइसेस, जो हमने बोला था रेजिस्टेंस हम कम दे रहे हैं जब हमको मसल स्ट्रेंथ करना है, मसल स्ट्रेंथनिंग करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं आप, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं आप, एंड्योरेंस बढ़ाना चाहते हैं तब. तो रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज रेफर टू एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म बाय अपोजिंग द मैकेनिकल और मैनुअल रेजिस्टेंस, ठीक है. आप ऑपोजिट रेजिस्टेंस दे रहे हो, मैकेनिकली दे सकते हो, मैनुअली दे सकते हो. ये एनहांस करेगा मसल स्ट्रेंथ को और बल्क को, और ये जल्दी करता है एज कम्पेयर टू अदर एक्सरसाइजेस, ठीक है. सो अगेन इसमें भी दो टाइप के, या तो आप मैनुअल रेजिस्टेंस दे सकते हो या मैकेनिकल रेजिस्टेंस दे सकते हो. मैनुअल रेजिस्टेंस में द रेजिस्टेंस कैन बी प्रोवाइडेड आइदर बाय द फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर, रिलेटिव, फ्रेंड, एनीवन, या फिर द पेशेंट कैन अप्लाई रेजिस्टेंस देमसेल्फ बाय द ऑपोजिट एक्सट्रीमिटी, ठीक है. अगेन इट इज हेल्पफुल इन होम एक्सरसाइजेस. मैकेनिकल जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑब्वियसली आपको सेंटर में ही करना पड़ेगा. दैट इज द यूज ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस टू अपोज द एक्टिव मूवमेंट ऑफ द पर्सन. फॉर एग्जांपल जैसे कि आप वेट लगा देते हो, स्प्रिंग लगा देते हो, पुलीज लगा देते हो, हाइड्रोथेरेपी करते हो, दैट इज अ मैकेनिकल रेजिस्टेंस दैट यू आर प्रोवाइडिंग, ठीक है. So what are the factors, which this is also a little important, what are the factors that affect resistance exercise? वन होता है टू एडजस्ट द लेवरेज, कि आप कितना रेजिस्टेंस दोगे, कैसे डिपेंड करेगा, लेवरेज पे डिपेंड करता है. तो आपका फल्क्रम का प्लेसमेंट कहाँ है, तो रिलेटेड टू द प्लेसमेंट ऑफ द फल्क्रम, इन द इफ द एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज क्लोज टू द फल्क्रम, द रेजिस्टेंस विल बी लोअर. इफ इट इज अवे फ्रॉम द फल्क्रम, देन द रेजिस्टेंस विल बी मोर, ठीक है. फिर वेट इंक्रीज करना, ये तो बड़ा स्टैंडर्ड है ना, हम बोलते हैं ना, हम वो लोग करते हैं वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं जी, अपना मसल्स बढ़ा रहे हैं, बाइसेप्स वगैरह के लिए कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, धीरे धीरे वेट बढ़ाना शुरू कर देते हैं. या अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो उसमें भी आप वेट्स इंक्रीज कर सकते हो, डंबल्स के वेट इंक्रीज कर सकते हो. तो बाय इंक्रीजिंग द वेट, सो प्रोग्रेसिवली हेवियर वेट्स यूज करने से यू विल रिक्रूट मोर मसल फाइबर्स एंड दस विल इंक्रीज द मसल साइज एंड द मसल स्ट्रेंथ बोथ. Then altering the speed. This can impact muscle recruitment, the time under tension, and training adaptation. So different speeds can target different muscle fibers and enhance muscle strength
पावर एंड एंड्योरेंस. जैसे हमने बोला था फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच थे. फास्ट ट्विच होते हैं जब आपको एकदम से हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है, तो उसमें आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स जो है वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो ज्यादा स्ट्रेंथनिंग होंगी उनकी. फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स की ज्यादा स्ट्रेंथनिंग होगी. जो आप लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हो उसमें स्लो ट्विच मसल फाइबर्स की ज्यादा स्ट्रेंथनिंग होती है. ठीक है. Then changing the duration, modulating the duration of sets and repetitions during resistance exercises can impact the outcome. जैसे executing greater number of repetitions with lighter weights can enhance the muscular endurance. देखो, अब वेट आपने कम रखा लेकिन आप ज्यादा रेपिटेशंस कर रहे हो, तो आप एंड्योरेंस बढ़ाओगे अपनी. लेकिन अगर आप हैवी वेट से आप कम रेपिटेशंस करोगे तो आप स्ट्रेंथ और हाइपरट्रोफी बढ़ाओगे. समथिंग सिमिलर टू व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ LIT एंड HIT. LIT क्या है? लो इंटेंसिटी थेरेपी एंड हाई इंटेंसिटी थेरेपी, है ना. लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज होते हैं, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होते हैं. तो इनका मंतव्य ये होता है, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज बेसिकली एंड्योरेंस के लिए होती है कि उनकी इंटेंसिटी लो होती है, वेट कम होता है, बट वो रेपिटेशन ज्यादा होती है. जैसे हम कह रहे हैं कि वॉकिंग करनी है, बट वॉकिंग आपको घंटे भर के लिए करनी है. लेकिन अगर आप जॉगिंग कर रहे हो तो वो आप आधा घंटा भी करोगे, 15 मिनट भी करोगे, तो इट विल गिव द सेम इफेक्ट, है ना. दैट्स व्हाट इज सेड, राइट. बट इट्स ऑल्सो दैट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर अफेक्टेड विद दैट. ठीक है. सो चेंजिंग द ड्यूरेशन विल ऑल्सो चेंज द outcome of the training, the different types of muscles that will get involved in that. So that is about active exercises. See, simple hai again, but important concept, important points which we should know about, and you should take consideration. Especially कई active exercises हैं जो आप खुद कराओगे center में with mechanical devices, and many of them which you will give as a home exercise for the patient, because that is also very important. Patient के लिए बहुत important होता है. हर बार वो आप ही के पास आके थेरेपी नहीं करा पाएगा. इन जनरल उसको घर में भी कुछ एक्सरसाइज आपको देनी पड़ेंगी जो वो कर सके, which will again improve the range of motion of that particular joint. So you will note that since the patient is doing that at home, the next time when the patient comes to you, uski range of motion badi hogi comparatively. So it is going to give a better result also. So I hope you've understood the lecture. If you like the lecture, please press the like button. If you have any doubts, mention in the comments below. And don't forget to subscribe our channel. Till we meet again. Bye bye. Take care.